सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपैंडेड थॉट और आप सभी का स्वागत है। एंड सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ 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 जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट एवरी सिंगल नोटिफिकेशन एंड आपको पता लग जाए कि भैया अब तो रिविजन करना है। रिविजन के लिए वीडियो आ गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, ये एपिसोड बहुत लेट आ रहा है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज़ एंड उसी इश्यूज़ की वजह से मैं इवन अपने नोट्स भी नहीं बना पाई। सो दैट अब मैं आपसे अब जो मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ वो कोई और किसी और के नोट्स है। मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने सच सच बता दिया है। एंड हाँ, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे प्रोविजन्स कवर होने वाले हैं। सारे चेक कर लिए हैं, चेक करके नोट्स लिए हैं, जो आप लोग पूरा पढ़ सकते हो। पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मैं हमेशा से बोलती हूँ कि ये वीडियो कौन देख सकता है। तो कोई भी जिसको भी ये वाले प्रोविजन्स पढ़ने हैं, ये वाला एक्ट पढ़ना है, कोई भी देख सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस कोर्स से है। क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोगों ने एक्ट पढ़ना है, पढ़िए। पूरे सारे प्रोविजन इसमें कवर होने वाले हैं, चाहे वो सीए का स्टूडेंट हो, सीएस का हो, सीएमए का हो, एसीसीए का हो, एंड एमकॉम का हो, बीकॉम का हो, कोई भी हो, कोई भी पढ़ सकता है इसे, ठीक है। अच्छा, और अब बात क्या करने वाले थे? हाँ जी, बात ये करने वाले थे कि ये है एपिसोड नंबर 4। हमारे 3 एपिसोड आ चुके हैं इंडस्ट्रियल सीरीज़ के एंड वो तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने ग्रेचुटी पढ़ा है, बोनस पढ़ा है, वो जाके भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत मिनिमम, मतलब ऐसा रखा था कि मिनिमम टाइम में सारी रिवीजन कंप्लीट हो जाए। बेसिकली ये रिवीजन इसलिए हो रही थी क्योंकि लास्ट डे पे ना हम लोगों के पास कुछ होता नहीं है रिवीजन करने के लिए, एंड कुछ हमने पहले पढ़ रखा होता है लेकिन फिर भी चीज़ें छूट जाती हैं। तो उस दिन के लिए ये सारी चीज़ें रख रखी हैं कि आधे घंटे में या 15 मिनट्स में या 45 मिनट्स में एक पूरा चैप्टर हो जाता है। तो इससे बेटर क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 1 से। जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होता है कि वो एक्ट एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा, किसके ऊपर लगेगा वो एक्ट, और किसके ऊपर लगेगा। ये बात हमेशा सेक्शन 1 बात करता है। सेक्शन 1 हमेशा ये बात करता है कि वो पर्टिकुलर एक्ट किस पे लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है एवरी फैक्ट्री। अब यहाँ एवरी फैक्ट्री के साथ, जैसे बोनस में, ग्रेचुटी में सिर्फ ये 2 वर्ड्स आके ख़त्म हो जाता था, एवरी फैक्ट्री, मतलब हर फैक्ट्री पे लगेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। एवरी फैक्ट्री जहाँ पे 20 या 20 से मतलब 20 लोग कम से कम काम करते हो, मतलब 20 से ज़्यादा होंगे तो लगेगा कम से कम 20 लोग काम करते हो, वहाँ पर ये एक्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिमिट आ गई है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस एक्ट में लिमिट आती है कि एवरी फैक्ट्री जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करते हो उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरी चीज़, फैक्ट्री को छोड़ दो, अदर एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। तो अदर एस्टेब्लिशमेंट के लिए सीजी एप्लीकेबल कर सकता है ये एक्ट। कब कर सकता है? अगर वहाँ पे 20 से ज़्यादा लोग काम करते हो, 20 से ज़्यादा लोग काम करते हो और वो फैक्ट्री नहीं है, अदर एस्टेब्लिशमेंट। फैक्ट्री होगी तो यहाँ कवर हो गई ना, अदर एस्टेब्लिशमेंट है तो भी सीजी उस पर डायरेक्टली ये एक्ट एप्लीकेबल कर सकता है। बट अब बात आती है, व्हाट इफ़ 20 से कम लोग हो, तब क्या लगा सकता है सीजी? तो हाँ, तब भी लगा सकता है, लेकिन तब उसको 2 मंथ का पहले नोटिस देना पड़ता है कि भैया ये नोटिस दिया कि हम आपके एस्टेब्लिशमेंट पे ये एक्ट एप्लीकेबल करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर देखिए, सबसे पहले कोई फैक्ट्री है जिसमें 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तब तो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अदर एस्टेब्लिशमेंट में भी अगर 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो भी हम लोग डायरेक्टली एप्लीकेबल कर देंगे, लेकिन सीजी उसमें लगाएगा, ठीक है। अब अदर एस्टेब्लिशमेंट में 20 से कम लोग काम करते हैं, अदर एस्टेब्लिशमेंट में 20 से कम लोग काम करते हैं और हम चाहते हैं वो एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल हो, दैट मीन्स सीजी चाहता है ये, तो वो कर सकता है, लेकिन 2 मंथ्स पहले का नोटिस देना पड़ेगा। तो ये बात ये आ गई सेकंड वाला। थर्ड आता है सीपीसी, मतलब सेंट्रल पीएफ कमिश्नर चाहे तो ये वॉलंटरीली किसी भी एस्टेब्लिशमेंट पे ये एक्ट लगा सकता है। और कब लगाएगा? जब एम्प्लॉयर एंड मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ खुद एप्लीकेशन देते हैं, कमिश्नर के पास खुद एप्लीकेशन देते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट पे ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाए। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो ये एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। तो यहाँ पे चलो इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हुआ। तो कोई भी फैक्ट्री जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल हुआ। सीजी से एप्लीकेबल करता है किसी अदर एस्टेब्लिशमेंट पे भी जहाँ पे कम 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ विदाउट नोटिस हम लोग इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, लेकिन 20 से कम है तो हम लोगों को 2 मंथ का पहले नोटिस देना होता है। अच्छा, एम्प्लॉयर और मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ जाकर उसको एप्लीकेशन दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? सेंट्रल पीएफ कमिश्नर को, एंड वो फिर वॉलंटरीली आप लोगों को वो सेक्शन एप्लीकेबल करने का
कह देगा कि भैया आपके एस्टेब्लिशमेंट पे ये सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये सारी बातों हमने ये कही है कि किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, क्या पढ़ा हमने, किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। अब बात आती है, हम सेक्शन नंबर 16 और सेक्शन नंबर 17 करेंगे, उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो चलिए वो देखते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि किसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। गाइज, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू मैं सिर्फ इस स्लाइड पे, सिर्फ इस वाली स्लाइड पे अपना पेन नहीं चला पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा समझ पूरा आएगा, ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर हम दो सेक्शन पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17। 16 के दो सब सेक्शन है, 16(1) एंड 16(2). तो वो बोलते क्या है, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि रजिस्टर्ड है और जहाँ पे लेस देन 50 वर्कर्स है, विदाउट एड ऑफ पावर। विदाउट एड ऑफ पावर का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे बिना किसी मशीन्स के काम हो रहा है, विदाउट एड ऑफ पावर, लोग काम करते हैं सिर्फ। तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ये वाला जो एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। किस पे नहीं होता? कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड है, जहाँ पे लेस देन 50 वर्कर्स काम करते हैं विदाउट एड ऑफ पावर, तो एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, कोई भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है और कोई भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है ना, उन्हें सिमिलरली कोई और बेनिफिट मिल गया है। जैसा कि आप उसमें भी पढ़ते हो, टैक्सेशन में जब सैलरी पढ़ोगे उसमें भी आता है ना कि जब हम पीएफ या ग्रेचुइटी वगैरह दे रहे होते हैं तो वो उसमें कवर है या नहीं है, या उसको ये बेनिफिट मिल गया या नहीं मिल गया। अगर कोई और बेनिफिट उसको सिमिलरली मिल रहा है तो दूसरा बेनिफिट हम उसे नहीं देते। गवर्नमेंट हर कोई बेनिफिट तो नहीं दे सकती है ना, फिर तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए अगर वहाँ के गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट जहाँ के एम्प्लॉयज़ को अगर कोई सिमिलर बेनिफिट मिल गया है तो वो लोग इस एक्ट में कवर नहीं होते हैं, ये एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तीसरा, न्यू एस्टेब्लिशमेंट जिसने अभी 3 साल भी कंप्लीट नहीं किए हैं। हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो न्यू एस्टेब्लिशमेंट्स को या न्यू कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ग्रो करने के लिए, एंड उन्हें बहुत ज़्यादा एक तरीके से रिलीफ दिया जाता है सो दैट वो ग्रो कर सके। अभी आते के साथ ही इतने सारे एक्ट लगा दोगे, सारी चीज़ें उन पर पाबंद कर दोगे तो कैसे वो काम करेंगे। जैसे कि हमने बोनस में भी पढ़ा था कि उन्हें 5 साल तक ये कहा जाता है कि नो प्रॉफिट नो बोनस का, अगर प्रॉफिट नहीं है तो बोनस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। 5 साल के बाद आपके ऊपर वो कंपल्जन हो जाएगी आपके ऊपर कि भैया आपने देना ही है। तो ये वाली चीज़ आती है। तो ये 3 चीज़ हम लोगों ने 16(1) में पढ़ी। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड लेस देन 50 वर्कर्स विदाउट एड ऑफ पावर, एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट सिमिलर कोई बेनिफिट मिल रहा है, नहीं होगा। न्यू एस्टेब्लिशमेंट 3 साल कंप्लीट किए हैं, नहीं होगा। दूसरी चीज़ 16(2) में पढ़ते हैं, ऐसी कोई एस्टेब्लिशमेंट आती है जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने समझा है कि वहाँ की ना फाइनेंशियल पोजीशन बहुत वीक है। ये चीज़ हमने बोनस के टाइम पे भी देखा था कहीं कि जब उसने वो समझाया था कि भाई मेरी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी कम है कि मैं अगर बोनस देने जाऊँगा तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। सोच के देखो, बोनस के चक्कर में इनका एक्चुअल जो बेसिक एम्प्लॉयमेंट जो है, जो बेसिक सैलरी है वो भी चला जाएगा। तो उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने उनकी बात सुनी थी। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है, अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट ऐसी है जहाँ की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत वीक है तो वहाँ पे एजी ये कह सकता है कि आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तीसरी चीज़ सेक्शन नंबर 17 में आती है CPFC, दैट मीन्स जो कमिश्नर पीएफ का जो कमिश्नर होता है वो एग्जेम्पशन दे सकता है अगर मान लो इसी तरीके का कोई सिमिलर बेनिफिट उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट को पहले से मिल रहा होता है, तो हम लोग ये एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं करेंगे। जैसे गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट का था ना, ये भी अलग से उसी टाइप का है। CPFC कैन गिव एग्जेम्पशन इफ एम्प्लॉयज़ आर एंटाइटल्ड टू सिमिलर बेनिफिट अंडर एनी अदर स्कीम। अगर एम्प्लॉयज़ को किसी और स्कीम के अंदर सेम तरीके का कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो उसको बोल देगा कि भैया ये एक्ट अपने एस्टेब्लिशमेंट पर लगाने की जरूरत नहीं है। तो इससे हम लोगों ने पढ़ा कि ये एक्ट किस किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ। 16(1) के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड न्यू एस्टेब्लिशमेंट। 16(2) में AG ग्रांट कर देगा जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, एंड 17 में भी कि अगर सिमिलर बेनिफिट मिल रहा है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें कर ली कि किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो नोट्स पे नहीं लिखी है मैं बता देती हूँ, ये जो एक्ट होता है ये होल इंडिया पे लगता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ओके, अच्छा, ये एक बार एप्लीकेबल हो गया ना, एक बार एप्लीकेबल हो गया, जैसे फैक्ट्री वाले में बोला था 20 लोग से ज़्यादा काम करते हैं तो एप्लीकेबल होता है। तो मान लो बाद में 20, पहले एक बार 20 हुआ, बाद में 19 हो गया, 18 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, तो क्या वो हट जाएगा? नहीं, तब नहीं हटेगा। वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, एंड
ऑलवेज एप्लीकेबल और साथ ही साथ में वंस एप्लीकेबल, एवरीवेयर एप्लीकेबल, ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। जैसे मान लो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है जिसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ब्रांचेज हैं, अंडरटेकिंग्स हैं, तो अगर एस्टेब्लिशमेंट पे जो मेन एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर अगर ये एक्ट लगता है तो उससे रिलेटेड जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, मतलब जितने भी ब्रांचेज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी ये एक्ट एप्लीकेबल करेंगी। मतलब कि एक एस्टेब्लिशमेंट पे लग गया तो सब पे लगेगा। पढ़ के देख लीजिए। इफ एस्टेब्लिशमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ब्रांचेज वेदर सिचुएटेड इन द सेम प्लेस और इन डिफरेंट प्लेस दे शैल बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ द सेम एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, उसके ऊपर भी एक्ट लगेगा और उसी का ही पार्ट माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इस टॉपिक का सबसे मेन चीज़ आती है, क्योंकि इसमें है ही ये जो अभी तक पढ़ा ये तो चलो बेसिक था, मेन यही है, इसी से ही सब कुछ आएगा। क्वेश्चंस हो गए, केस स्टडीज़ हो गई। ठीक है, तो क्या है, 3 स्कीम पढ़ने वाले हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम एंड एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। तो ये तीनों स्कीम पढ़ेंगे एंड ये तीनों स्कीम होते ही समझो आपका 75% आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी जल्दी से करेंगे, कोई टाइम नहीं लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। तो ये होता क्या है, पीएफ की स्कीम पढ़ रहे हैं ना, तो पीएफ वैसे तो सबको पता होगा और नहीं पता तो अब देख लीजिए, अब पता लग जाएगा। जैसे क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी तो देता है, सैलरी दिया, लेकिन सैलरी के अलावा भी कुछ ना कुछ अमाउंट दी जाती है। जैसे कि मैं बताती हूँ, मान लो ये चीज़ पीएफ किस लिए होता है, ये उन्हें इनकरेज करने के लिए होता है, सेविंग्स के लिए। अगर सोच के देखो, सैलरी का सारा पार्ट, एक सेकेंड, सारा का पार्ट एम्प्लॉय उड़ा देता है, मतलब वो हमेशा सैलरी लेके जाता है, पूरा का पूरा उड़ा देता है। अब सोच के देखो, ऐसे ही वो हमेशा करता रहा तो एट द एंड वो तो खाली रह जाएगा भैया, उसके पास कुछ बचेगा नहीं, कोई सेविंग्स नहीं होंगी, उसका गुजारा कैसे चलेगा। तो इसलिए ये पूरी स्कीम बनाई गई थी कि भैया इस तरीके से वो इनकरेज करते हैं सेविंग्स के लिए। तो क्या होता है कि सैलरी के अंदर एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है। जो कंट्रीब्यूट किया जाता है वो सारा का सारा उठा के इन्वेस्ट कर दिया जाता है एंड उस इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट आता है वो भी एम्प्लॉय को मिलता है, चाहे वो लास्ट में मिले। एंड जो आपने इन्वेस्ट किया होता है वो भी आपको अमाउंट, मतलब लास्ट में आपको एक अच्छी सी अमाउंट मिलती है, सो दैट आप आगे का अपना गुजारा कर सको, आगे अपना अच्छा सा अपना जी सको। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोविडेंट स्कीम बनाई जाती है। ये तो अपन को पता लग गया क्या। अब इसके ये है क्या, ये देखो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है 10 या 12% ऑफ द वेजेस, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है 10 या 12% ऑफ द वेजेस। ठीक है, जिसके अंदर जो 8.33% है वो ट्रांसफर हो जाता है प्रोविडेंट फंड के लिए, ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसके बाद होता क्या है, उस ट्रांसफ़र जो हम मनी करते हैं उसको इन्वेस्ट किया जाता है और उसके ऊपर जो अर्निंग होती है उसको ऐड कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन में। अच्छा, पीएफ स्कीम में है क्या, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये बनाता कौन है या करता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। इसको हैंडल कौन करता है, सेंट्रल बोर्ड करता है। कौन से एम्प्लॉयज़ कवर्ड होते हैं, तो जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी अप टू 15,000 पर मंथ होती है वो एम्प्लॉयज़ इसके अंदर कवर होते हैं पीएफ स्कीम के अंदर। लाइबिलिटी किसकी होती है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों, मतलब दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो दोनों की लाइबिलिटी है आप पीएफ स्कीम में अपना अपना पैसा डालने की। लाइबिलिटी टू डिपॉजिट, कि कौन डिपॉजिट कराएगा, इसको आगे डिपॉजिट कराया जाता है ताकि इसको आगे इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो ये लाइबिलिटी एम्प्लॉयर की होती है। भैया दोनों देखो, कंट्रीब्यूट दोनों करेंगे लेकिन आगे उसको, उस पैसे को आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, एम्प्लॉयर की होती है। तो यहाँ से समझा आपको पीएफ स्कीम का कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन कौन हैंडल करता है, सेंट्रल बोर्ड करता है। एम्प्लॉयज़ कौन आते हैं, जो 15 मंथ सैलरी हो जिसकी लाइबिलिटी एम्प्लॉय दोनों की होती है और हाँ जी, कंट्रीब्यूट करने की एंड डिपॉजिट करने की एम्प्लॉय की होती है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि किसका क्या काम होता है। अब रेट भी तो पता लो कि कितना कंट्रीब्यूट करना है। वैसे तो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ लिया था 10 या 12%, तो 10 या 12% कौन, या सैलरी, अगर मैं बात करूँ सैलरी का 10 या 12% दे रहे हैं तो सैलरी कौन कौन सी होती है। सैलरी में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड एंड एक्सक्लूड होती है। तो सैलरी हम लोग यहाँ पे कौन सी सैलरी की बात कर रहे हैं, या कितने टाइम में उसको डिपॉजिट कराना होगा, कौन डिपॉजिट कराता है, एम्प्लॉयर डिपॉजिट कराता है, तो एम्प्लॉयर को कितने दिन में डिपॉजिट कराना होगा। तो ये बातें अब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए, रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो 2 रेट है अपने पास, 10% एंड 12%। एम्प्लॉय कैन कंट्रीब्यूट एट हायर रेट, बट सी एम्प्लॉय चाहता है कि मैं अपनी सेविंग ज़्यादा करूँ, मैं तो 20% सेविंग करूँगा, तो वो खुद 20% सेविंग कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एम्प्लॉयर को बाउंड नहीं कर सकता।
एम्प्लॉयर को बाउंड नहीं कर सकता कि देख मैं 20% दे रहा हूँ तो तुझे भी 20% डालना होगा, वो ऐसे नहीं कर सकता। एम्प्लॉयर पे कोई नहीं कर सकता, भैया तुझे खुद को करना है तू कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तू किसी और से ये नहीं कह सकता, आप किसी और को ये नहीं कह सकते, उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, सैलरी में क्या क्या आएगा, बेसिक वेजेस आएगा, डियरेंस अलाउंस आएगा, वैल्यू ऑफ फ्री फूड आएगा और रिटेनिंग अलाउंस आएगा। अब रिटेनिंग अलाउंस क्या होता है ये देखिए, मान लो आपका कोई सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है, कैसा एस्टेब्लिशमेंट है, सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है, मार्च टू सितंबर चलता है, मार्च टू सितंबर चलता है आपका एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, मतलब 6 मंथ्स चल रहा है। अब आपको देखो मार्च टू सितंबर इतना चलता है जिसकी कोई हद नहीं, और उसमें आपको अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ चाहिए, ट्रेंड एम्प्लॉयज़ चाहिए, तभी आपका काम अच्छे से बनेगा। अब एम्प्लॉय सोचेगा अब बाकी के 6 महीने तो मैं खाली बैठ नहीं सकता हूँ, मेरे को भी मेरा घर चलाना है, तो क्या करेगा वो कि भैया मैं तो जा रहा हूँ, तुम अपना काम देख लो, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर ना उसे कहता है देख नॉर्मली तेरी सैलरी 20,000 पर मंथ है, 20,000 तो मार्च से सितंबर लेता है, ठीक है, देखिए अब मैं 20,000 तो नहीं दे सकता क्योंकि मेरा काम चल नहीं रहा, बट मैं तुझे 5,000 हर महीना दूंगा, 5,000 हर महीना दूंगा एज अ रिटेन्ड अलाउंस, कि भैया तू रुका रहे और तुझे मार्च से सितंबर यहाँ के काम करना पड़ेगा। देख तुझे सैलरी की तो दिक्कत है ना, 5,000 मैं तुझे हमेशा देता रहूँगा, हर महीना देता रहूँगा, तो इसको रिटेनिंग अलाउंस समझ और काम मत छोड़ के जा, देख काम तो यहीं करना पड़ेगा, मुझे ज़रूरत है तेरी। तो इसको बोलते हैं रिटेन अलाउंस, एंड ये उसको देता है ताकि वो आके दोबारा काम कर सके, एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे आपको समझा सैलरी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, बेसिक वेज आएगा, डियरेंस अलाउंस आएगा, वैल्यू फ्री फूड आएगा एंड रिटेनिंग अलाउंस आएगा। अच्छा, एम्प्लॉयर को डिपॉजिट कराना होता है, ये बात तो आपने लास्ट स्लाइड में देख ली थी कि एम्प्लॉयर को डिपॉजिट कराना होता है, कितने दिन में कराना पड़ता है, विद इन 15 डेज ऑफ क्लोज ऑफ एवरी मंथ, 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये डिपॉजिट आगे करा देना है, फिर आगे वो इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा एंड लास्ट में वो आपको मतलब एम्प्लॉय को ही घूम फिर कर वो पूरा अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको पूरा समझा होगा कि रेट क्या क्या हैं, कि सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है एंड कितने टाइम में आपको उसको डिपॉजिट कराना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर सेक्शन में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं तो वो देख लो। एक तो पहली बात थी कि ये जो स्कीम है ना वो नहीं लगेगी अगर आपकी कोई टी फैक्ट्री इन द स्टेट ऑफ आसाम, ये पर्टिकुलरली दिया गया है तो ये बताया है। अच्छा, इसके बाद पढ़ते हैं विड्रॉल फ्रॉम द फंड, तो कोई भी अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है फंड, उस फंड में से कब कब कर सकता है वो देखो। फॉर परचेजिंग ऑफ ड्वेलिंग हाउस फ्लैट, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग हाउस इंक्लूडिंग एक्विजिशन ऑफ सूटेबल साइट। तो अगर आप कोई घर बना रहे हो या कोई ज़मीन लेनी है या कुछ भी ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो आप लोग अपने फ़ंड में से अमाउंट निकला सकते हो कि भैया मुझे ज़रूरत है तो मुझे दे दीजिए। अच्छा, फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन इन स्पेशल केस, ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे अगर आप कहोगे ना मुझे लोन चुकाना है, मुझे ऐसे पैसे चाहिए, तो ऐसा नहीं, कोई पर्टिकुलर स्पेशल केस है तो उसके लिए आपको पैसा निकाल के उसमें से दे दिया जाएगा। अगर आप रिटायरमेंट से 1 साल पहला ले लेते हो, अगर आप रिटायरमेंट से 1 साल पहले ले लेते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। या फिर विड्रॉ करते हो अप टू 75% ऑफ द बैलेंस इफ़ नॉट एम्प्लॉयड फ्रॉम 1 और मोर मंथ सब्जेक्ट टू अप्रूव प्रोविडेंट फंड कमीशन और एनी ऑफिस ऑथोराइज्ड बाय हिम। इसका मतलब है देखिए आपके पास 1 या 1 मंथ ज़्यादा बचा हुआ है, अब आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है और आप अभी तक मतलब इतना अमाउंट 75% अपना विड्रॉ करना चाहते हो, बैलेंस जितना भी बचा है उसमें से, तो आप कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ें थी कि जब आप कब कब अपना जो अमाउंट है खुद का देखो वो हक तो आपका ही है ना, तो वो उसको विड्रॉ कर सकते हो। चलो जी, उसके बाद आता है एडवांस फ्रॉम द फंड, कि हम एडवांस कब ले सकते हैं। तो अगर मान लो कोई इलनेस है तो उसके लिए ले सकते हैं, या फिर आपके बच्चे ने 10th पास कर लिया और उसके आगे की पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कराने के लिए पैसा तो चाहिए होता है, तो तब भी आप वो पैसा एडवांस ले सकते हैं उनसे। अच्छा, और देखिए अगर आपकी कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आ गई है, मतलब आपके फ्लड आ गई है, अर्थक्वेक आ गया है या कुछ भी हो गया है, तो वो उस सिचुएशन में भी आप एडवांस ले सकते हैं। या ग्रांट ऑफ एडवांस टू ए मेंबर हुआ फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो उस टाइम पे भी आप एडवांस ले सकते हैं। तो एडवांस का आपको समझा 4 सिचुएशन थी, या तो आप बीमार हैं, या आपके बच्चे ने 10th की पास कर लिया और आपको आगे की पढ़ाई करानी है, या कोई एबनॉर्मल कंडीशन है, या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में आप चाहे तो एडवांस ले सकते हैं। ये यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है प्रोविडेंट फंड वाली। अब हम पेंशन वाली करने वाले हैं तो वो देखते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड दीजिए, 1 सेकेंड में हम लोग वो वाली भी देख लेंगे।
देखो ये आ गई आपकी पेंशन स्कीम। अभी तक हम प्रोविडेंट फंड में पढ़ रहे थे, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों ने कंट्रीब्यूशन किया था, लेकिन पेंशन स्कीम में क्या होता है, सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। 8.33% ऑफ वेजेस करता है एंड 1.16% हमारा गवर्नमेंट देता है हमें, ठीक है। ये दोनों मिला के कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉय को कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता है, एम्प्लॉय को कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता है। अब देखिए इसको कौन कौन हैंडल करता है, तो वही जो अभी फंड प्रोविडेंट फंड में पढ़ा था वही सारी इसमें आती है। कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल बोर्ड कवर्ड कौन होते हैं, जिनका 15,000 तक आपकी सैलरी है। लाइबिलिटी किसकी है, कॉन्ट्रीब्यूशन की। देखो उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों आ रहे थे, यहाँ पे एम्प्लॉय एंड सीजी, क्योंकि 8.33% एम्प्लॉयर कर रहा था, 1.16% सीजी कर रहा था। लाइबिलिटी टू डिपॉजिट एम्प्लॉयर की, ये देखो काम सारा एम्प्लॉयर का होता है कि वो डिपॉजिट कराएगा। अब कब तक डिपॉजिट कराएगा, वही 15 डेज़ के अंदर अंदर कराना होता है। देख लीजिए, वो भी दिखा देते हैं। देखो ये आ गया रेट, हम लोगों को पता था ये वाले 8.33% एंड 1.16। कंट्रीब्यूशन वही, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, बेसिक वेज, डियरेंस अलाउंस, वैल्यू ऑफ फ्री फूड एंड रिटेनिंग अलाउंस, जो कि उसमें भी सेम था। एंड टाइम टू डिपॉजिट वही लास्ट मंथ के लास्ट 15 डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों को वो कराना होता है। तो सब कुछ सेम था। मैं बोलूँ पीएफ स्कीम एंड पेंशन स्कीम का सब कुछ सेम था, सिर्फ एक रेट को देखकर और एक कंट्रीब्यूशन को देखकर, ठीक है। कंट्रीब्यूशन यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयर करता है और प्रोविडेंट फंड की बात करूँ तो दोनों करते हैं। रेट वहाँ पे 10-12% था, यहाँ पे 8.33% एंड 1.16% है। तो ये वाला भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। सोच के देखो कितनी जल्दी एक पूरी की पूरी स्कीम हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। और बोलूँ तो 2 स्कीम कंप्लीट कर ली है, एक पीएफ वाली कर ली है और एक पेंशन वाली कर ली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पेंशन स्कीम में एक चीज़ और आती है, उसको भी देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ इवेंट कि कौन से इवेंट पे मिलता है, तो मैं बोलूँगी टर्मिनेशन ऑफ सर्विस पे मिलता है। पेंशन जो होती है वो आपको टर्मिनेशन ऑफ सर्विस पे मिलती है। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस का बहुत अच्छे से मैंने ग्रेचुइटी में समझाया था, नहीं समझ आया तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैं बता देती हूँ टर्मिनेशन का। देखो टर्मिनेशन कब कब होता है, सुपर एनुएशन हो, रिटायरमेंट हो, परमानेंट डिसेबलमेंट हो या डेथ हो, उसको बोलते हैं कि टर्मिनेट हो रहा है, मतलब अपनी जॉब को छोड़ रहा है वो। अगर ऐसा कोई इवेंट होता है तो आपको पेंशन मिलती है। बेनिफिशरीज क्या है, देखो अगर सुपर एनुएशन है तो एम्प्लॉय को खुद मिलेगी। रिटायरमेंट है तो एम्प्लॉय को खुद मिलेगी। परमानेंट डिसेबलमेंट है तो भी एम्प्लॉय को खुद मिल सकती है, ठीक है। बात है डेथ की, तो हम लोगों को किसको देना पड़ता है, या तो नॉमिनी हो कोई या फिर लीगल हेयर हो कोई। तो ये होंगे कौन, फैमिली मेम्बर्स होंगे ना। तो बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया। देखिए अब पूरा पढ़ोगे तो समझ आएगा कि किस कब कब मिल सकता है, सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट, परमानेंट डिसेबलमेंट एंड डेथ। कौन कौन रिसीव कर सकते हैं, एम्प्लॉय, विडो, चाइल्ड एंड ऑर्फन, ठीक है। मिनिमम पेंशन कितनी होगी, 1000 रुपीज़ पर मंथ। मिनिमम पेंशन कितनी होगी, 1000 रुपीज़ पर मंथ। एंड कंडीशन क्या होगी, अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रही है, सी कंडीशन क्या है, अगर आप रिटायरमेंट के टाइम पे ले रहे हो, अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे पेंशन मिल रही है तो इसकी कंडीशन क्या क्या है कि एक तो आपने ना, आपकी एज होनी चाहिए 58 ईयर्स की। अगर आप 58 ईयर्स से के नहीं हो ना तो नहीं हो सकता। एंड साथ ही साथ में 10 ईयर्स की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, मतलब सर्विस होनी चाहिए 10 ईयर्स की एंड एज होनी चाहिए 58 ईयर्स का। तो आप अपना ये स्कीम आपको मिल जाएगी, आपको आपकी पेंशन मिल जाएगी। इसमें एक और प्रोविज़न आता है जो कि इसको स्पेशल बना देता है। ये देखिए कि हर एक एम्प्लॉय रिसीव कर सकता है पेंशन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 50 ईयर्स। अभी तक मैं आपको बोल रही थी कि एज चाहिए आपको 58 ईयर्स एंड प्लस में 10 ईयर का सर्विस। अब मैं कह रही हूँ कि 50 ईयर्स पे भी मिल जाती है, तो मैं दोनों बातें कर रही हूँ, मैं दोगलापन दिखा रही हूँ। अश्नीर की आवाज़ में बोला जाए तो नहीं, दोगलापन नहीं है। 58 के बाद तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, लेकिन आप 50 के बाद भी अपनी पेंशन ले सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा ना, अगर आप जितने साल पहले लेंगे हर एक साल का 3% काट लीजिए। हाँ जी, यही लिखा हुआ है, देखिए पढ़िए। एट अ डिमिनिशिंग रेट ऑफ 3 पर ईयर, 3% कटता हुआ चला जाएगा, ठीक है। उतना अगर मान लो आप 8 साल पहले ले रहे हो तो 3 × 8 24% कट जाएगा। आप 5 साल पहले ले रहे हो तो 3 × 5 15% कट जाएगा अमाउंट।
ठीक है। तो इस तरीके से ये बताया गया कि 50 एज के बाद भी ले सकते हो, लेकिन 3% पर ईयर के हिसाब से आपका अमाउंट कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझा होगा पेंशन स्कीम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से देख लेते हैं कि टर्मिनेशन ऑफ सर्विस पे मिलेगा। टर्मिनेशन कब कब होता है, सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट, परमानेंट डिसेबलमेंट एंड डेथ पे होता है। अच्छा, बेनिफिशरीज कौन है, अगर मैं बात करूं सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट, परमानेंट डिसेबलमेंट में, तो हम लोगों को खुद को पता है कि एम्प्लॉय को मिलती है। बाकी डेथ हो जाए तो नॉमिनी या लीगल हायर को, नॉमिनी और लीगल हायर होता क्या है, उसकी फैमिली होती है। मिनिमम पेंशन 1000 रुपये पर मंथ है। आपको रिटायरमेंट के टाइम पे अगर पेंशन मिली है तो 10 ईयर का सर्विस एंड 58 एज होनी चाहिए। 50 के बाद भी मिल सकता है। 3% डिमिनिशिंग, मतलब 3% आपको हर एक साल में कम करना होगा। तो यहाँ पर आपकी पेंशन स्कीम कंप्लीट हो गई है। पेंशन स्कीम कंप्लीट कर ली है, पेंशन वाली कंप्लीट कर ली है, पीएफ कंप्लीट कर ली है। अब बात आती है डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। तो इसके अंदर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम लोगों ने अभी पेंशन स्कीम में पढ़कर आए हैं कि एम्प्लॉय कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा। 1% ऑफ वेजेस एंड 0.25% ऑफ वेजेस। 1% वो प्रीमियम होता है कि कोई भी इंश्योरेंस है तो उसके प्रीमियम के लिए, एंड 0.25% होता है उसके एडमिनिस्ट्रेशन जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए। चलिए इसे आगे देख लेते हैं। उसमें भी ये देखेंगे कौन कौन क्या क्या चीज़ें हैंडल करता है। तो बात मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल बोर्ड के पास है। कवर्ड वही होंगे जिनके वो एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 15,000 पर मंथ है। लाइबिलिटी किसकी होती है, सिर्फ एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉय इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अभी तक आपने देखा होगा एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है, बाकी ना पेंशन में कर रहा है और ना इंश्योरेंस में कर रहा है। लाइबिलिटी हमेशा से एम्प्लॉयर की होती है, एंड ताकि वो जाके आगे डिपॉजिट करा दे। ठीक है, चलिए जी इसके भी आगे रेट पढ़ लेते हैं। अभी बहुत सारा चैप्टर रह रहा है, मतलब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा तो हो जाएगा ना। रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन जैसे कि मैंने बोला था 1% आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम का एंड 0.25% आपके एडमिन चार्जेस। सैलरी का देखो, सैलरी का 1% लेंगे, सैलरी का 0.25% लेंगे। तो सैलरी में क्या क्या आता है, बेसिक वेजेस, डिनर अलाउंस, वैल्यू ऑफ फ्री फूड एंड रिटेनिंग अलाउंस आता है। टाइम क्या है, वही टाइम है, विदिन 15 डेज आप लोगों को ये पूरा का पूरा भरना होता है। एम्प्लॉयर को भरना होता है, ठीक है, याद रखें। वैसे ये याद हो जाएगा क्योंकि सभी में सेम है ना। अच्छा, इंश्योरेंस स्कीम का इवेंट क्या है, देखो इंश्योरेंस तो आपको तभी मिलेगा जब डेथ हो जाएगा। ठीक है, इंश्योरेंस तभी मिलेगा जब आपको डेथ हो जाएगा। जब डेथ हो जाएगा तो एम्प्लॉय को तो खुद मिल नहीं सकता, तो किसको मिल सकता है, नॉमिनी को या फैमिली मेंबर, दैट मीन्स लीगल हायर को या नॉमिनी को मिल सकता है। ये बात मैंने पीछे भी बोला था। अमाउंट क्या होगी, ये आपको याद करने वाली चीज़ होनी चाहिए। अमाउंट होगी 20 इंटू लास्ट 60 मंथ्स का एवरेज ऑफ सैलरी, मतलब एवरेज वेज ऑफ लास्ट 60 मंथ्स। या तो वो अमाउंट निकाल लो या 1,30,000 ले लो, विच एवर इज़ लोअर, तो वो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। देखो ये याद रखना क्या लिखा हुआ है, ये देखो, मान लो आपका सैलरी 10,000 है, तो आपने 60 मंथ्स का एवरेज सैलरी लिया, 60 मंथ्स का एवरेज सैलरी लेंगे, ठीक है, और 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा वो देखेंगे एंड साथ में 130 वाला अमाउंट देखेंगे। विच एवर इज़ लोअर होगा उतने का आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। ठीक है, उतने का आपका इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इंश्योरेंस स्कीम। उसके बाद देखते हैं क्या आता है। उसके बाद आता है पेमेंट की बात आती है। देखो अब तक हम लोगों ने क्या बात कर ली, ये देना वो देना, ये स्कीम वो स्कीम। अब बात आती है ये जितनी भी पेमेंट्स एम्प्लॉयर को करनी होती है, एम्प्लॉय को, किसको, एम्प्लॉयर को बड़े ई से डिनोट करते हैं एंड एम्प्लॉय को छोटे ई से, स्मॉल ई से। ठीक है, तो एम्प्लॉय को पेमेंट करनी होती है, तो वो कैसे क्या होगा, ठीक है, वो देखते हैं। एम्प्लॉयर को पेमेंट करना है, जब भी ड्यू हुआ है विदिन 30 डेज उसको पेमेंट करना होता है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो है ही, साथ में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, या तो 12% पर एनम, या फिर वो स्पेसिफाई करते हैं कोई भी हायर रेट, वो तो जो भी रेट स्पेसिफाई किया गया है या फिर 12%, उसका आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर आपने 30 डेज़ में पेमेंट नहीं किया। तो देखो भैया आपकी गलती है, आपको 30 डेज़ में पेमेंट करना चाहिए था, नहीं किया, चलो चुपचाप इंटरेस्ट भरो। ये समझा, बहुत ईजी चीज़ थी, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, रिकवरी ऑफ ड्यूज, मान लो अगर एम्प्लॉयर ने पेमेंट नहीं किया है, अभी तक बात करी थी ना विदिन 30 डेज़ देना है, मान लो उसने 30 डेज़ में नहीं दिया, तो एम्प्लॉय क्या करेगा, वो एप्लीकेशन लिखेगा अथोराइज्ड ऑफिसर को सर्टिफिकेट लिख देगा, मतलब सॉरी
एप्लीकेशन दे देगा कि भैया मेरी ऐसी ऐसी पेमेंट बन रही थी और एम्प्लॉयर ने अभी तक पेमेंट नहीं दी है, ठीक है। उसके बाद जो एम्प्लॉयर है ना वो इशू कर देगा रिकवरी ऑफिस को एक सर्टिफिकेट कि भैया ऐसे ऐसे हम ये बंदा एक्स आया है हमारे पास और कह रहा है वाई ने इसको पेमेंट नहीं की है, जाओ मैं तुझे सर्टिफिकेट इशू कर रहा हूँ, जाओ जाके इसकी पेमेंट रिकवर करवाओ। फिर जो कलेक्टर होगा, जो रिकवरी ऑफिसर होगा, वो रिकवर कराएगा ड्यूज़। कैसे रिकवर कराएगा? एम्प्लॉयर क्यों नहीं पैसे दे रहा होगा, या तो कोई डिस्प्यूट अलग से होगा तो उसको अलग से पढ़ेंगे, या फिर उसके पास पैसे नहीं होंगे या कुछ ऐसा चक्कर होगा तभी तो वो दे नहीं रहा। तो जो रिकवरी ऑफिसर है या तो उसकी एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉपर्टी बेचकर इसको पैसा देगा, या फिर एम्प्लॉयर की खुद की प्रॉपर्टी बेच के इसको पैसा देगा, या फिर भैया दोनों काम नहीं कर सकते तो एम्प्लॉयर को जेल में डालेगा। भैया तू पेमेंट कर ही नहीं रहा है तो चल जेल में जा, जेल की हवा खा, ठीक है। हाँ, ये सब करने से पहले एक वो कहते हैं ना कि राइट होता है, राइट ऑफ बीइंग हर्ड, कि भैया हर किसी को इतना तो राइट होता है कि वो अपनी सफाई पेश कर सके। वो वाली चीज़ है कि एडिशनल पीरियड एम्प्लॉयर को दिया जा सकता है अगर वो कोई रीज़नेबल कह दे कि मैं इस वजह से नहीं पे कर पा रहा हूँ, तो वो एडिशनल पीरियड भी उसको ग्रांट किया जा सकता है। तो समझा आपको, एम्प्लॉय एप्लीकेशन देगा अथोराइज्ड ऑफिसर को, ये सर्टिफिकेट देगा रिकवरी ऑफिसर को, रिकवरी ऑफिसर या तो एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉपर्टी बेचेगा या एम्प्लॉयर की बेचेगा, दोनों नहीं है तो उसको जेल में डालेगा। एक्स्ट्रा टाइम भी मिल सकता है अगर रीज़न कोई ढंग का होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिया था रिकवरी। अच्छा, इसके बाद ये, हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 7A में पढ़ेंगे कोई डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट, मतलब कोई डिस्प्यूट हो गया इन दोनों की पेमेंट के बीच में तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके ऊपर जो ऑर्डर है उसके बारे में पढ़ेगा, कोई अमाउंट जो रहेगी उसके बारे में, और उसके बाद अपील कैसे करें अगेंस्ट द ऑर्डर। मान लो उन्होंने कोई फैसला सुना दिया लेकिन वो फैसला हमारे हक में नहीं है और हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो हम लोग अपील कैसे करेंगे, वो वाली बात है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट देखो, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है तो एम्प्लॉय क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा अथोराइज्ड ऑफिसर को। जैसे कि वो रिकवरी ऑफ पेमेंट में दे रहा था ना कि जब पेमेंट हमें चाहिए तो वो अथोराइज्ड ऑफिसर को दे रहा था एंड देन अथोराइज्ड ऑफिसर सर्टिफिकेट दे रहा था रिकवरी ऑफिसर को, वैसा ही एम्प्लॉय एप्लीकेशन देगा अथोराइज्ड ऑफिसर को, जो कि कंडक्ट करेगा एक इंक्वायरी। जैसे कोर्ट कोई इंक्वायरी करवाता है ना, वैसे ही अथोराइज्ड ऑफिसर के पास सारे राइट्स होंगे, जैसे एक सिविल कोर्ट के जैसे। वाइल कंडक्टिंग इंक्वायरी विल हैव सेम पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट, तो वो इंक्वायरी करेगा। और एम्प्लॉयर अगर उस इंक्वायरी में साथ नहीं देता और वो इंक्वायरी होने के बाद भी वो नहीं मानता है बात को, तो उस पे फिर है ना सारा एम्प्लॉय के हक़ में सारा का सारा फैसला चला जाता है। और उसमें करेंगे क्या, जितनी भी चीज़ें उसके हक़ में होंगी वो सारी के सारे डिसीजन लिए जाएंगे। बात ये है कि साथ ही साथ में एम्प्लॉयर ना ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसके पास सफिशिएंट रीज़न है कि वो किस वजह से पेमेंट नहीं कर पाया, एंड नोट फाइल्ड एनी अपील, मतलब वो क्यों अपील भी नहीं कर पाया। बेसिकली देखिए वापस से पढ़ते हैं। बेसिकली एम्प्लॉय का डिस्प्यूट था, उसने एप्लीकेशन लिखी अथोराइज्ड ऑफिसर को, अथोराइज्ड ऑफिसर ने इंक्वायरी बिठाई, इंक्वायरी में एम्प्लॉयर को समझाया गया कि भैया इसका पेमेंट कर दे। एम्प्लॉयर या तो बात मान लेगा, सारी चीज़ें कर लेगा, अगर नहीं मानता है तो मतलब या तो वो कोई सफिशिएंट रीज़न भी दे सकता है, अपील कर सकता है, जो भी ऑर्डर पास करेगा गवर्नमेंट, और या फिर उसको भुगतना पड़ सकता है। बेसिक बात ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है, ये तो था 7A, ये था 7A। अब हम करेंगे 7B। देखो कोई भी पर्सन है, मतलब लास्ट में जिसको भी ऑर्डर दिया गया होगा, वेदर इट्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, मतलब लास्ट में जिसको ऑर्डर सुना दिया गया होगा और वो उस ऑर्डर से खुश नहीं है, चाहे एम्प्लॉय हो चाहे एम्प्लॉयर हो। अथोराइज्ड ऑफिसर ने तो सुना दिया लेकिन उनमें से कोई खुश नहीं है, हो सकता है एम्प्लॉयर खुश नहीं है या हो सकता है एम्प्लॉय खुश नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है ऑफिसर को विद इन 45 डेज़। जब भी वो ऑर्डर आया ना 45 डेज़ में दे सकता है, और खुद ही बता सकता है, मतलब खुद बता सकता है कि उसको क्या क्या चीज़ें सही नहीं लगी, ठीक है। अब ऑफिसर क्या करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, है ना। अगर एक्सेप्ट करेगा तो उसको फ्रेश ऑर्डर देना पड़ेगा अंडर द सेक्शन नंबर 7B, एंड अपील कैन बी फाइल अगेंस्ट द फ्रेश ऑर्डर। और वापस से मतलब अपील, ये चीज़ें चलती रहेंगी कि भैया हमें ये पसंद नहीं आया, हमें कोई और डिसीजन चाहिए, उसके बारे में दोबारा सुनवाई होनी चाहिए, वो वाली चीज़। अगर ऑफिसर ने ये रिजेक्ट कर दिया तो कोई भी आगे कोई फाइल आप कोई भी अपील नहीं कर सकते, जो भी ऑर्डर होगा वो लास्ट माना जाएगा।
मतलब जो ऑर्डर दे दिया ना, बस वो ऑर्डर हो गया। अब आपने चाहे कितनी अपील कर लो, आप नहीं, जैसे नहीं होता कई बार जो कोर्ट है वो एक कोई सज़ा सुना देता है, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, जो जिसको सज़ा मिलती है वो जाके अपील करता है कि हम लोग हाई कोर्ट में जाके अपील करेंगे, हम SC में जाके अपील करेंगे। तो वो यही वाली चीज़ है कि अपील कर सकते हो। आपने किसी ने कोई ऑर्डर दे दिया, तो ऑर्डर के बाद भी आप अपील कर सकते हो कि भैया मुझे ये ऑर्डर सही नहीं लग रहा है, आप दोबारा चेक कीजिए। तो ये उस मैटर के बारे में बात हो रही है, ठीक है, समझा? आई होप आपको समझा होगा। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आप जब कमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक लड़की थी अभी कमेंट उसने किया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आई एम रियली सॉरी, बट वो बहुत प्यारी थी भाई। उसने इतने अच्छे से जब कमेंट किया और बोला कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा और ऐसे इतने प्यार से बोला ना, ओ माय गॉड, ऐसे दिल खुश हो जाता है कि हाय कितना अच्छा लगता है। अच्छा, उसके बाद हम 7I करेंगे। एनी पर्सन हु इज़ एग्रीव्ड अंडर एनी ऑर्डर कैन मेक एप्लीकेशन ओनली आफ्टर डिपॉजिटिंग 75% ऑफ अमाउंट। देखो सर, पहले 7A था, ठीक है, 7A का कोई ऑर्डर आया, उसके बाद 7B था, 7B था, फिर ठीक है उससे भी कोई ना कोई ऑर्डर आएगा, उसके बाद 7I आया। 7I ये बताता है कि भाई आपने, मतलब कोई भी बंदा है, एम्प्लॉय हो, आप एप्लीकेशन तो दो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उससे पहले 75% आप, अगर आपने अमाउंट चुका देनी होनी चाहिए। अगर मान लो आपको 1 लाख देनी थी, 75,000 आप लोग पहले चुकाओ, बाद में आके हमसे बात करो, ठीक है। अच्छा, ट्रिब्यूनल कैन इटसेल्फ मेक अ रिव्यू विद इन 5 ईयर्स। वो खुद भी डिसीजन दे सकता है विद इन 5 ईयर्स। अच्छा, ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? कैन कन्फर्म, मॉडिफाई और सेट असाइड द ऑर्डर। या तो उसे मॉडिफाई कर सकता है या उसी के बराबर में कोई और ऑर्डर दे सकता है। पहले किसी कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे रखा है तो या तो उसे कंफर्म कर देगा कि भैया वही कंफर्म है, या उसे मॉडिफाई कर देगा कि भैया चलो इसमें ये चेंज है, या उस ऑर्डर के साथ साथ में ही कोई और ऑर्डर पास कर देगा कि ये कर लो, या फिर रेफर बैक टू द मैटर टू द ट्रिब्यूनल, या उसको वापस से उसी कोर्ट में भेज देगा कि भैया तुम संभालो, ये बंदा देख लो तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें बकवास फैला रहा है, इसको संभालो, ये नहीं घूम रहा है। मजाक कर रही हूँ, ये बस समझाने के लिए कि कोई भी बंदा जाके एप्लीकेशन दे सकता है वापस ट्रिब्यूनल को, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है तो बार बार ये काम वो करे जा रहा है, ठीक है, समझा। उसके बाद आता है इंस्पेक्टर्स। ये अभी तक आपको समझा होगा, 7A 7B एंड 7I, ठीक है। अब आएगा इंस्पेक्टर्स। इंस्पेक्टर्स हम लोग ग्रेचुइटी में भी नहीं पढ़े थे, हम लोग बोनस में भी नहीं पढ़े थे, लेकिन अब हम यहाँ पढ़ेंगे। इंस्पेक्टर्स हर किसी में आता है, कोई भी बंदा जो उसकी इंस्पेक्शन के लिए कि वो पर्टिकुलर एक्ट वो अच्छे से अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो इंस्पेक्टर्स होते हैं। अच्छा, इंस्पेक्टर्स का क्या क्या काम करते हैं वो देखते हैं। ही कैन एंटर इनटू एनी एस्टेब्लिशमेंट अप्लाइज ड्यूरिंग ऑफिस बिजनेस आवर। कभी भी एंट्री मार सकते हैं, उस प्लेस को एग्जामिन कर सकते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ को चेक कर सकते हैं। अच्छा, वो रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, बुक्स रजिस्टर्स जो कि नेसेसरी होते हैं इंस्पेक्शन के लिए वो चेक कर सकते हैं। वो कोई भी इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं एम्प्लॉयज़ से, या वो जो भी वो प्रोसेस होता है ना इंस्पेक्शन का, उस टाइम पे कुछ भी वो पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कॉपीज़ बना सकते हैं या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बुक्स और रिकॉर्ड्स और द रजिस्टर की, मतलब जितने भी अकाउंट्स हैं इसकी कॉपी बना के दो, हम लोगों को बाद में इसको चेक करना है। तो इस तरीके के सारे भी काम, मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन वाले काम होते हैं वो इंस्पेक्टर कर सकता है, एंड उनका पूरा का पूरा राइट होता है, ठीक है। अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्ट कि अटैचमेंट क्या क्या, मतलब एक सेकेंड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट, मतलब हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आता है इंसॉल्वेंट पर्सन है, तो मान लो इंसॉल्वेंट हो गया, उसको कुछ ना कुछ चुकाना था, तो डायरेक्टली वो ये कह सकता है कि भाई तेरे PF का पैसा आ रहा है, तुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली वो पैसा अपने स्टेक होल्डर्स को या उनको दे दो ना, तो वो भी काम नहीं कर सकता। वो उसका पर्सनल पैसा है, उसको आप इंसॉल्वेंसी दूर करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है वही वाली चीज़, लोन वाली चीज़ है। यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो देख लो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। मैं एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने सेक्शन 1 किया था, जिसमें कि क्या क्या एप्लीकेबल होगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 16 17 किया था कि किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, न्यू एस्टेब्लिशमेंट, ये वाली चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम लोगों ने 3 स्कीम की थी, ये वाली स्कीम की थी ना, एक सेकेंड यार, ये वाला हटता नहीं, 3 स्कीम की थी हम लोगों ने। PF की स्कीम की थी, पेंशन की स्कीम की थी, एंड इंश्योरेंस की स्कीम की थी। उसके बाद हम लोगों ने 7A 7B 7C
7i देखा और उसके बाद जितने भी मिसलिनियस पॉइंट्स थे वो सारे के सारे देखे। तो बेसिकली हम लोगों ने सारे के सारे प्रोविज़न कवर कर लिए हैं। आज हो सकता है थोड़ा सा आपको लगा होगा बोलने में या उसमें कि भाई हाँ उतना फ्लो में नहीं था या उतना फ्लुएंसी में नहीं था, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन हाँ, जहाँ पे भी आप लोगों को डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डाउट नहीं भी आता है और आप मुझे देख रहे हैं, मतलब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड होपफुली कि आप पॉजिटिव कमेंट ही करेंगे सो दैट मैं भी थोड़ा अच्छा फील करूँ। एंड कुछ अच्छा, मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, लेकिन आप लोगों के कमेंट बहुत हेल्प करते हैं उसे आगे बढ़ने में। एंड ये मोटिवेट करते हैं कि हाँ मैंने आगे भी पढ़ना है और आगे भी चीज़ें बतानी है, आगे भी वीडियोस लेकर आनी है। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। तो पर्सनली थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। एंड ओके बाय, थैंक यू।